Hello everyone, this is Shivam and welcome to News Bites. Today is 20th October 2022 and here are the headlines we'll be taking and understanding the concept. The first is limited risk to India's sovereign rating from external pressure, says Fitch. The Concord disinvestment DIPAM kicks off roadshow. Rupee closes at fresh low, falls below 83 rupees per dollar. The ratio of total workforce numbers on a decline in the past 2 years. Government likely to fall short of PSU dividend target in financial year 23. So we'll be taking these headlines and we'll be discussing in detail and understanding and learning few of the concepts that is very much essential to understand the news which we come across in our daily life. So the first is limited risk to the India's sovereign rating from external pressure, says Fitch. I'll be taking in Hindi. So जो सॉवरेन रेटिंग है इंडिया का वो BBB होता है राइट नाउ, ठीक है। और जो फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग जो अभी जो इंडिया का जो रेटिंग है BBB रेटिंग, तो ये रिस्की नहीं है क्योंकि डिस्पाइट इंडिया जो है लूज़ कर चुका है $100 बिलियन जो है। अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा था, फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का घट गया है क्योंकि आरबीआई ने रिलीज़ कर दिया है $100 बिलियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स रिलीज़ किया है। और दूसरा कारण ये भी था कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हाँ, वो भी बढ़ा हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 का बात करें, अप्रैल से लेकर के जून का, तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हाईएस्ट है दिसंबर 2012 वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो अभी तक का ये हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है। एक्सपोर्ट करने से हमें जो डॉलर मिलता है और इंपोर्ट करने से हमें डॉलर पे करना होता है। तो मतलब हम डॉलर ज़्यादा पे कर रहे हैं कंपेयर टू डॉलर जो हमें मिल रहा है एक्सपोर्ट करने से। तो इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट जो है राइट नाउ इट इज़ $23.90 बिलियन फाइनेंशियल 23 का अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हो सकता था इस कारण से कि इंडिया का रेटिंग डाउन हो जाता। और दूसरा कारण कि आरबीआई जो है जो है अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो $642 बिलियन था लास्ट ईयर सितंबर 2020 फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो कि अब घट के $532 बिलियन हो गया है। तो फिर इन फाइनेंशियल ईयर 23 अगर बोले तो मतलब 22 से 23 को हम लोग फाइनेंशियल ईयर 23 बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीआई $100 बिलियन को रिलीज़ कर दिया। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा टाइट है यूएसए में और वहाँ का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऑफकोर्स यूएसए को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है, जिस कारण की कैपिटल फ्लाइट हो रहा है इंडियन मार्केट से। जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, वो अपने से इक्विटीज़ को बेच करके डॉलर यहाँ से इंडिया से ले जा रहे हैं। तो ये कारण, ये दो अगर रीज़न अगर देखें कि $100 मिलियन और फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स को सेल कर दिया गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, तो फिर इंडिया का रेटिंग को है घटाया जा सकता था। लेकिन जो एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज, फिच रेटिंग एजेंसीज है, उसने कहा कि ये वरी करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इंडिया का जो ग्रोथ आउटलुक है वो बहुत ही पॉजिटिव है। क्यों ऐसा बोल रहा है कि इंडिया का AAA रेटिंग सही है और इसे घटाने का ज़रूरत नहीं है? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो आरबीआई के पास अभी भी जो रिजर्व्स है ना वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ $532 बिलियन जो है। इससे क्या होता है कि 8.9 मंथ्स का जो इम्पोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2013 में, तो फिर उस टाइम में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था आरबीआई के पास वो सिर्फ 6.5 मंथ का ही इंपोर्ट को कवर कर सकता था। बट राइट नाउ वी हैव अराउंड 9 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट कवर। तो इसलिए इंडिया का ऑफकोर्स पोजीशन स्ट्रांग है। और कोई भी कंट्री को हम लोग जब रैंक करते हैं ना, तो फिर कोई एक्सटर्नल एजेंसी रैंक करता है तो वो देखता है ये कंट्री कभी किसी जो लोन लिया है उस पर डिफ़ॉल्ट करेगा कि नहीं। अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो रेटिंग घटा दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि इंडिया के पास अभी रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व बहुत लार्ज है, तो आराम से वो कोई भी डेप्थ को पेमेंट कर सकता है। कोई उधार लिया है तो इंडिया उसको रीपे कर सकता है बिकॉज इट हैज़ गॉट सफिशिएंट रिजर्व्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर का बात करें। फिर सेकंड पॉइंट ये है, तो पहला पॉइंट हो गया कि उसके पास रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा है, आरबीआई के पास $532 बिलियन, तो इससे ये इंपोर्ट कवर कर सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया कि लार्ज रिजर्व्स है तो फिर वो डेप्थ को पेमेंट कर सकता है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा कंट्री। थर्ड रीज़न बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पोटेंशियल इंडिया में बहुत हाई है राइट नाउ। अभी जो आरबीआई ने जैसे कहा कि 7.7% के अराउंड जो भी एजेंसीज जो इंडिया का ग्रोथ को प्रिडिक्ट कर रहा है
दे आर प्रेडिक्टिंग एट अराउंड 7% ऑफ ग्रोथ रेट। तो दिस इज ऑल्सो ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा है। तीसरा रीज़न ये है, तो इससे क्या होता है कि जो बैलेंस शीट होता है ना इंडिया का, एक्सटर्नल बैलेंस शीट, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है ग्रोथ रेट हाई रहने से। तो इस कारण दूसरे कंट्रीज़ को विश्वास रहता है कि हाँ, कि अगर ये ग्रो कर रहा है कंट्री तो दे कैन इजीली पे द डेब्ट। जैसे कोई कंपनी का अगर हम लोग देखते हैं, रेटिंग करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि उसका सेल्स का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। सेल्स अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि हाँ, प्रॉफिट भी बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है सेल्स बढ़ने से। और अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो फिर वो आराम से जो भी लोन लिया है बैंक से वो उसको रीपे कर सकता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों। तो उसी तरह इंडिया के केस में सॉवरेन रेटिंग होता है, तो उसमें भी हम लोग इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट फिर देखते हैं, तो अराउंड 7% इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ रेट। फिर चौथा रीज़न बोले तो इंडिया का जो है, अगर हम एक्सटर्नल डेप्थ का बात करें कि इंडिया कितना उधार लिया है दूसरे कंट्रीज से, इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी का बोले तो वो 18.6% ऑफ जीडीपी है, हाँ, ग्रॉस एक्सटर्नल डेप्थ जो। और अगर हम बाद बाकी मीडियन कंट्रीज़ का देखें, जिसका कि रेटिंग ट्रिपल बी रेटेड कंट्रीज़ है, बहुत सारे और भी कंट्रीज़ है जिसका ट्रिपल बी रेटिंग है। अगर हम लोग मीडियन का कंट्रीज़ का देखें तो 72% जो है ग्रॉस एक्सटर्नल डेप्थ है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इंडिया का इज़ 18.6, बाकी मीडियन कंट्रीज़ का 72%। तो इंडिया इज़ क्वाइट स्लो, हाँ, अगर कंपेयर करें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक्सटर्नल डेप्थ कितना है तो वेर इट इज़ लो। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण कि सॉवरेन रेटिंग्स जो है इंडिया का ट्रिपल बी से नीचे नहीं जा सकता है, रिस्क नहीं है। और जो इंडिया का पब्लिक फाइनेंस है ना, इसको भी बहुत अच्छा पॉइंट्स मिला है कि बिकॉज इंडिया इज़ लिमिटेडली रिलायंट ऑन एक्सटर्नल फाइनेंस के ऊपर बहुत लिमिटेड रिलायंस है इंडिया का। तो ऑल दिस फैक्टर्स का, जैसे रिजर्व्स बहुत सफिशिएंट है, हाई, ठीक है, लार्ज रिजर्व्स है, इस कारण वो डेप्थ को इजीली पे कर सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छा रॉबस्ट है, एक्सटर्नल बैलेंस शीट स्ट्रांग है, ग्रॉस एक्सटर्नल डेप्थ कम है, पब्लिक फाइनेंस जो है एक्सटर्नल फाइनेंस के ऊपर नहीं रिलाई करता है। ऑल दिस फैक्टर्स हैज़ लिमिटेड द रिस्क टू द इंडिया सॉवरेन रेटिंग, ठीक है। तो और अगर कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं कि एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज अभी राइट नाउ इंडिया में 6 एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज है, जिसमें कि पहला है क्रिसिल, फिर है इकरा, फिर केयर रेटिंग एजेंसीज, एक्यूट रेटिंग रिसर्च है, फिर इंडिया रेटिंग रिसर्च। एक्चुअली ये पांचवा जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है इसी को हम लोग फिच रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन्फोमेरिक्स, और लास्ट जो ब्रिकवर्क रेटिंग है, राइट नाउ इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए रेटिंग एजेंसीज, क्योंकि इसके ऊपर केस चल रहा है, सेबी ने इसे बैन कर दिया था, अभी स्टे ऑर्डर लग गया है अप टू नवंबर 2000, नेक्स्ट मतलब इस नवंबर तक 15 तक इट इज़ अलाउड कि इसका रेटिंग को कंसिडर किया जाए, बट ये अभी फ्रेश रेटिंग नहीं कर सकता ब्रिकवर्क। तो और आरबीआई ने भी इसे अपने सर्कुलर के थ्रू मना कर दिया कि दिस इज़ नॉट ए कंसिडर्ड एज ए रेटिंग एजेंसी राइट नाउ, बट इट फेट इज स्टिल टू बी डिटरमाइंड टिल नवंबर 15 को इसका नेक्स्ट केस का डिटर्मिनेशन होगा कि इट इज़ अ वैलिड, इसको एग्जाम्पशन मिलेगा या फिर बैन लगा दिया जाएगा, वो 15 नवंबर को डिसाइड किया जाएगा। और इंडिया का जो राइट नाउ जो करंट अकाउंट अगर डेफिसिट का हम बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है। जो फाइनेंशियल ईयर 22 में जो करंट अकाउंट डेफिसिट था दैट वाज 1.2% ऑफ जीडीपी, और फाइनेंशियल ईयर 23 में ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इट विल बी 3.4% ऑफ द जीडीपी। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, मैंने पहले ही बताया कि करंट अकाउंट स्टार्टिंग में कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये क्यों बढ़ गया रहा है 1.2 से 3.4% ऑफ द जीडीपी क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट मॉडरेट है। इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? इंपोर्ट बढ़ने से क्या होता है कि हमें डॉलर पे करना पड़ता है। जो भी सामान हम लोग इंपोर्ट करेंगे उसके लिए डॉलर पे करेंगे, तो हमारा डॉलर खत्म होगा। तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रहा है इसलिए इंपोर्ट बढ़ रहा है। दूसरा कि जो प्राइसेस है, जो कमोडिटी को हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। जैसे कि ऑयल प्राइस है, कोल प्राइस है, ये सब क्रूड ऑयल जो है उसका दाम बढ़ रहा है, तो फिर हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। और एक्सपोर्ट का अगर हम ग्रोथ का बात करें, जो हम गुड्स को देते हैं तो वो जो है बेचते हैं वो मॉडरेट है, ग्रोथ का एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट मॉडरेट है। और दूसरा बात ये भी है कि जो प्राइसेस है वो घट रहा है। प्राइसेस जैसे कि स्टील का घट गया, आयरन ओर का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। और ये एक और पॉइंट ये भी है कि रिसेशन अभी जो है यूरोपियन यूनियन और यूएस में एक्सपोर्ट मार्केट, वहाँ डिमांड नहीं है हमारे एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ का, इस कारण से एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। दैट इज़ रिजल्टिंग इन करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ विल बी टेकिंग फॉर रिगार्डिंग कॉन्कर डिसइन्वेस्टमेंट। कॉन्कर इज बेसिकली कंटेनर कॉर्पोरेशन हो, तो कंटेनर कॉर्पोरेशन का डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि डाइपम जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है,
ये कैरी आउट कर रहा है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दे आर कैरिंग आउट डिसइन्वेस्टमेंट विथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और कॉन्कर जो कि कंटेनर कॉरपोरेशन है, दोनों साथ मिल के कर रहा है। कॉन्कर क्या है, ये एक एक्चुअली नवरत्ना PSU है, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट का इसमें स्टेक है, हाँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर है, हाँ। और मिनिस्ट्री और रेलवे में क्या है कि एक्चुअली 61 कंटेनर टर्मिनल्स है। कंटेनर टर्मिनल्स मतलब कि जहाँ पे जिस टर्मिनल पे बहुत सारे जो टर्मिनल जैसे शिप के पास पोर्ट में जो टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे सामान को रखा जाता है, लोड किया अनलोड किया जाता है, उसी तरह यहाँ रेलवे का भी कंटेनर टर्मिनल्स होता है। 61 कंटेनर टर्मिनल्स है जो कि कॉन्कर देखता है, ठीक। और ये एक नवरत्ना PSU है। टोटल 14 नवरत्ना PSU है जिसमें कि कॉन्कर एक है। तो और बेसिकली ये कंटेनर टर्मिनल को इनलैंड कंटेनर डिपोट भी बोल सकते हैं, हाँ। और ये जो टर्मिनल्स है ये इसके ज़मीन को बेसिकली रेलवे ओन करता है, रेलवे उसका मालिक है। तो फिर जो इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि कॉन्कर का जो डिसइन्वेस्टमेंट को है वो उसको किक स्टार्ट किया जा रहा है। किस तरह कर रहे हैं, बेसिकली डाइपैम जो है डिसइन्वेस्टमेंट देखता है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है इसे फैसिलिटेट कर रहा है कि आसानी से इसमें जो शेयर्स है इसके बेचा जा सके। पहले कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कुछ हर्डल्स थे जो जिसके कारण डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। तो हर्डल्स किससे रिलेटेड था, हर्डल्स वाज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग फ़ी, जो फीस चार्ज किया जा रहा था। प्राइवेट एंटिटी जो उसको खरीदेगा उससे फीस लेगा इंडियन रेलवे, क्योंकि जो कंटेनर टर्मिनल्स है 61 कंटेनर टर्मिनल्स वो रेलवे के लैंड पे बना हुआ है, इसलिए तो इससे एक लाइसेंसिंग फ़ी मिलेगा। और दूसरा जो लीज़ पे जो ज़मीन दिया जा रहा था उसका टेन्योर बहुत कम था, मतलब सिर्फ 5 साल के लिए वो ज़मीन देता इंडियन रेलवे। तो ये दो कारणों से जो है हर्डल्स आ रहे थे डिसइन्वेस्टमेंट करने में। तो और जो गवर्नमेंट का अभी राइट नाउ कॉन्कर में जो होल्डिंग है दैट इज़ अराउंड 54.8% शेयर्स है, जिसको कि गवर्नमेंट चाह रहा है कि 30.8% शेयर्स बेच दे। अब 30.8% शेयर्स अगर इतना हेवी अमाउंट बेचना है जिससे कि 8,000 करोड़ रुपीज़ के अराउंड गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है पैसे आ जाए, तो गवर्नमेंट विल हैव टू मेक थिंग्स ईजी। उसको ऐसा फैसिलिटेट करना होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स अट्रैक्ट होए, वहाँ आए और उसे खरीदे। नहीं तो फिर 30.8% शेयर्स कोई क्यों खरीदेगा, और कोई 8,000 करोड़ रुपीज़ ऐसे तो नहीं दे देगा ना। तो इसलिए गवर्नमेंट इस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए, मतलब स्पीड अप करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ है रेलवे उसे रिवाइज़ किया है रिगार्डिंग टू लीज लैंड के लिए से रिलेटेड, जो कि जैसे कि पहला पॉलिसी की वो एक जो लीज़ पे जो ज़मीन लेगा प्राइवेट प्लेयर्स उसका लीज़ का पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है। जो कि पहले पीरियड था 5 साल, अब उसे 35 ईयर्स तक बढ़ा दिया गया कि हाँ आप ये ज़मीन लीज़ पे 35 साल के लिए ले सकते हो। अब अर्लियर इट वाज 5 ईयर्स, इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 35 ईयर्स। और दूसरा कि जो एनुअल रेंटल था, जो लीज़ का जो रेंट चार्जेस थे उसे भी घटा दिया गया है। जैसे पहले जो है जो उस लैंड का जो मार्केट वैल्यू होता था उसका 6% जो है फीस लिया जाता था, ठीक है, लीज फी, लैंड लीज फी जिसे बोलते हैं। अब इस 6% को कट करके 1.5% कर दिया गया, मतलब कि अब सिर्फ 1.5% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड जो है वो एज ए लैंड लीज फी प्राइवेट प्लेयर पे करेगा। तो ये दो चेंजेस जो लाया गया है इससे क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो एक्सपेडाइट हो जाएगा। और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 8,000 करोड़ रुपीज़ वो नेक्स्ट ईयर तक जनरेट कर पाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि TRR-14 ये कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, हमें काम आएगा कभी आगे चल के कि टोटल 14 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, ये हमें जानना भी चाहिए कितने हैं। तो 14 नवरत्ना कंपनीज़ जो है वो ये है, भारत इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड है, फिर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही कॉनकॉर्प इसी को बोलते हैं, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर MTNL है, नैल्को है एल्यूमिनियम कंपनी वाला, फिर NMDC है मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसे बोलते हैं, NLC इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये लास्ट में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे भी गवर्नमेंट जो है जो डिसइन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। अभी इसका बात चल रहा था एंड द प्रोसेस इज स्टिल ऑन एंड द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल माइनर स्टेक इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विल सी लेटर ऑन। The next news is rupee closes at fresh low, falls below 83 versus dollar। तो रूपी जो है वो अभी रिसेंटली जो 83.02 था, मतलब लास्ट डे इट वाज 83, क्लोज एट 83.02 रुपीज़ पर डॉलर, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले
जो था उससे पहले था 82.40, अब हो गया 83.02, मतलब 82.4 से 83 तक पहुंच गया, मतलब रुपी और डिप्रिशिएट कर गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिमांड जो है डॉलर का वो ऑब्वियसली ज़्यादा है, और डिमांड फॉर डॉलर क्यों ज़्यादा है वो तो हमें पता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट यूएस फेडरल रिजर्व बढ़ा रहा है तो फिर कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो अपना इक्विटी को बेच रहे हैं, डॉलर यहाँ से इंडिया से ले जा रहे हैं, तो डॉलर का डिमांड इसलिए बढ़ रहा है। दूसरा कारण जो है, अगर हम बात करें शॉर्ट टाइम में 82.40 परसों था, कल 83 हो गया। इसका मेन रीज़न इसलिए ये हुआ कि जो डिमांड जो है फ्यूल का वो बढ़ गया, ऑयल का। जो फ्यूल कंपनीज़ हैं इंडिया में, ठीक है, ऑयल एंड गैस जो कंपनीज़ है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसने $1 बिलियन का परचेस किया ऑयल। तो इस कारण से जो है परचेस करेगा तो उसे डॉलर पे करना पड़ेगा, मतलब डॉलर चाहिए उन्हें, तो डॉलर का डिमांड बढ़ गया। तो ये डॉलर का डिमांड बढ़ने से रुपी जो है डिप्रिशिएट कर गया, क्योंकि सप्लाई तो सेम है। और दूसरा कारण ये भी है क्यों 82.40 से 83 चला गया डॉलर का रेट, रुपीज़ 83 हो गया पर डॉलर, क्योंकि जो आरबीआई जो पहले इंटरवीन कर रहा था वो अब लेस एग्रेसिव हो गया है। आरबीआई जो है अब बीच में अपना टांग नहीं अड़ाया, मतलब कि डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, होने दो। पहले क्या करता था आरबीआई अपना जो रिजर्व्स था उसे सेल करके कोशिश करता था कि डॉलर और रुपये में बैलेंस बना रहे, लेकिन कल जो है आरबीआई ने ऐसा नहीं किया, लेस एग्रेसिव था आरबीआई और वो स्टेप इन नहीं किया, तो फिर इस कारण जो है करेंसी जो डिप्रिशिएट कर गया। तो आरबीआई बीच बीच में ऐसा करता रहता है, ज़रूरी नहीं कि हर समय जैसे डिप्रिशिएट हो रहा है तो आरबीआई अपना रिजर्व्स को बेचने लगे, वो कभी कभी वेट एंड वॉच भी करता है। तो इसलिए कल ऐसा हुआ कि आरबीआई ने नहीं स्टेप इन किया, तो इस कारण से डिप्रिशिएट हो गया और डॉलर का डिमांड भी बढ़ गया था, क्योंकि ऑयल कंपनीज ऑयल परचेस करने के लिए डॉलर का डिमांड कर रहे थे। तो ये दो रीजंस है बेसिकली जिस कारण कि डॉलर अचानक से 82.40 से 83 हो गया। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ईयर एंड तक दिसंबर तक हो सकता है 84 तक भी जा सकता है डॉलर और रुपीज़ का रेट। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आरबीआई जो है ऑलरेडी जो है अपना रिजर्व्स को घटा चुका है, हम जानते हैं $100 बिलियन से 642 से 532 तक चला गया। तो दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न बिकॉज ऑफ विच द डॉलर इज़ डिप्रिशिएटिंग। और हम जानते हैं हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि ऑयल डिमांड बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, डिफेंस के लिए डिमांड बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो ऑफकोर्स डॉलर जो हम इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर में करेंगे, मतलब कोई डॉलर में पेमेंट करना होगा तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो फिर करेंसी डिप्रिशिएट होगा, क्योंकि सप्लाई तो डॉलर का उतना डिमांड के बराबर नहीं रहेगा, तो फिर करेंसी डिप्रिशिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। So these were the two reasons because of which the rupee closed at 83.02 from the earlier 82.40 mark. So here is the basically the thing that I had explained right now that I explained. The next news we will go to the next news that is related to the workforce. So the headline says the ratio to the total workforce number on a decline in the past 2 years. तो बेसिकली ये बात कर रहा है वर्कफोर्स जो है टेम्पररी या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर कैजुअल जॉब्स जो है उसके बारे में बात कर रहा है कि ऐसा देखा गया रिसर्च के अकॉर्डिंग, अभी रिसर्च किया गया था। हाँ, तो उसमें पाया गया कि जो टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्ट या फिर कैजुअल जॉब्स है वो कम हो रहा है, पहले ज़्यादा था अब कम है। उसका ग्रोथ रेट जो है कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू जो वर्कफोर्स बढ़ रहे हैं उससे कंपेयर करें तो वो जॉब्स इस टाइप के कम हो गए हैं लास्ट 5 साल में। क्योंकि इसे कैसे पता चला कि क्योंकि लास्ट जो पहले जो है कैजुअल जॉब्स जो है अगर वो 30% से इंक्रीज़ कर रहा था तो अब वर्कफोर्स जो है 36% से इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ है वो 36% से इंक्रीज़ हुए, लेकिन उसमें कैजुअल जॉब्स जो है सिर्फ 30% से इंक्रीज़ हुआ है। ये 2017 से 2022 तक का डेटा में कंपेयर किया के देखा गया है। और तो इससे क्या पता चल रहा है कि किसी भी काम में कैजुअल जॉब्स जो है अब वो कम हो गया, मतलब कि अब जो है रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, मतलब जिनके पास एनपीएस में एनरोल्ड हो इनको हम लोग रजिस्टर्ड मानते हैं। जो जैसे हम लोग कोरोना टाइम में बात कर रहे थे तिहाड़ी मजदूर है वो रजिस्टर्ड नहीं होते, वो लोग कैजुअल लेबर्स होते हैं। हाँ, तो इस टाइप के जो जॉब्स है वो कम हो गए हैं। अगर हम लोग इन नंबर्स का बात करें जिसमें कि 100 एम्प्लॉयज़ हो किसी जॉब में, मान लीजिए किसी कोई जॉब ए है जिसमें कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं, हाँ, इस टाइप के बहुत सारे जॉब होंगे। हाँ, तो इस टाइप के जो है मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज़ वाले ब्लॉक वाले जॉब में 53 टाइप्स ऑफ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स थे। हाँ,
जिसमें कि 100 एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत होता है, अब वो घट करके जो फाइनेंशियल 18 में 53 थे, तो अब वो घट करके 51 नंबर हो गए हैं। मतलब अब जो है कोई जॉब जिसमें कि 100 एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत होता है, उस टाइप जिसमें कि उस कैटेगरी में 51 नंबर ऑफ ही कैजुअल जॉब्स है। तो मतलब पहले 53 थे 2000 फाइनेंशियल 18 में, अब वो फाइनेंशियल 22 में 51 नंबर ऑफ जॉब्स हो गए हैं, टेम्प्रेरी जॉब्स हो गए हैं। मतलब ये घट रहा है। इससे ये पता चलता है जो कैजुअल जॉब्स जो है, इस कैटेगरी के जॉब्स कम हो गए हैं। मतलब अब जो है फॉर्मल सेक्टर बढ़ रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर घट रहा है। बोलने का मीनिंग यही है, ठीक है। ये तो था ब्रॉड पिक्चर। अगर हम नैरो पिक्चर में जाए तो फिर जैसे कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ है, इसमें पाया गया है कि लोएस्ट रेशियो ऑफ नॉन परमानेंट जॉब्स है अगर हम टोटल एम्प्लॉयज़ से कंपेयर करें तो। हाँ, तो दिस वाज द रिसेंट रिसर्च अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ फाउंड कि फॉर्मल सेक्टर मतलब अब ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनीज जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर चाह रहे हैं कि लोग काम करें, ना कि इनफॉर्मल सेक्टर अब घट रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर में बेसिकली ज़्यादा शोषण ज़्यादा होता है, ये भी रीजंस है। तो पहले ज़्यादा होता था, बट अब जो है जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, तो फिर कंपनीज को ऐसा माइट बी दे फील दैट हैविंग मोर फॉर्मल जॉब्स इज़ मोर बेटर कंपेयर टू द इनफॉर्मल जॉब्स। ठीक, नेक्स्ट इज न्यूज़ इज रिलेटिंग टू गवर्नमेंट लाइकली टू फॉल शॉर्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिविडेंड टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो गवर्नमेंट को बेसिकली ना रेवेन्यू में जनरेट अर्न करता है। हम लोग जैसे क्या होता है, हमें इनकम अर्न करते हैं, हाँ, और इनकम एक्सपेंड करते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट भी इनकम अर्न करता है और एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक इनकम का सोर्स ये भी है डिविडेंड अर्न करना। डिविडेंड मतलब कि किसी चीज़ में जैसे हम लोग किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, तो शेयर्स के ऊपर हमें डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह गवर्नमेंट भी कहीं किसी को लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, उसका डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है ऐसा देखा जा रहा है कि फाइनेंशियल 23 में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है गवर्नमेंट का, जो कंपनीज जिसमें कि गवर्नमेंट का स्टेक है, गवर्नमेंट ने उसका इक्विटी शेयर्स खरीद रखा है, उससे जो डिविडेंड आएगा वो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कम आएगा, कम प्रॉफिट आएगा गवर्नमेंट के पास। क्यों? डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा दे है कि गवर्नमेंट जो है डिविडेंड जो है जो एस्टिमेट किया था डिविडेंड का, वो 40,000 करोड़ एक्सपेक्ट किया था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को जो है 15,766 करोड़ ही आया है। पर ठीक है, इतना आया, फिर भी गवर्नमेंट क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि शॉर्टफॉल होगा? क्योंकि जो टारगेट है डिविडेंड का, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे पैसे प्रॉफिट आएंगे नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स वाले पीएसयू से। नॉन फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल, एक तो होता है बैंक्स जो कि फाइनेंशियल सेक्टर पीएसयू है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, ये पीएसयूज है। गवर्नमेंट का इसमें शेयर है, तो ये गवर्नमेंट का पीएसयू है, पर ये फाइनेंशियल सेक्टर वाले पीएसयू है क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर हम गवर्नमेंट का कुछ और कंपनीज का बात करें, जैसे नॉन फाइनेंशियल कंपनीज लाइक जैसे कि ऑयल एंड गैस, जैसे कि बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड गैस कंपनीज है, जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का इसमें शेयर है। तो इन कंपनीज से गवर्नमेंट का जो डिविडेंड है, प्रॉफिट सोच रहा है गवर्नमेंट अर्न करेगा, वो घट जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 23 में पीएसयूज का डिविडेंड टारगेट नहीं अचीव हो पाएगा, जो कि 40,000 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा है डिविडेंड अचीव करने का। अभी तक 15,766 करोड़ आ चुका है, बट गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि वो अचीव नहीं कर पाएगा फाइनेंशियल ईयर 23 में 40,000 करोड़, क्योंकि ये ऑयल एंड गैस कंपनीज जो नॉन फाइनेंशियल पीएसयूज है, ये जो है इनका प्रॉफिट कम हो रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था कि गवर्नमेंट जो ग्रांट दिया था 22,000 करोड़ रुपीज़ टू बीपीसीएल एचपीसीएल को देना पड़ा था क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया था। हाँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइस जो है क्रूड ऑयल का अगर बढ़ रहा है, तो साथ में गवर्नमेंट को विंडफॉल टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है इन ऑयल कंपनीज़ के ऊपर, तो इस कारण से जो है प्रॉफिट लेवल वो घट जाएगा। फिर अगर हम स्टेट ओन बैंक्स का बात करें, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर्स पीएसयूज़ का बात करें, जैसे कि बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आरबीआई का जैसे बात करें, तो इन फाइनेंशियल सेक्टर्स वाले पीएसयू से भी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिविडेंड कम होगा। जैसे कि आरबीआई का अगर हम एग्जांपल ले, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 22 में हाँ, वो जो डिविडेंड जनरेट किया था वो ₹30,307 करोड़ दिया था डिविडेंड। ये अमाउंट जो है 22 का था, जो कि 23 में रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज़ 30,307 करोड़, 30,000 करोड़ के आसपास।
पर, और लास्ट ईयर कितना था, ये 99,122 करोड़ था लास्ट ईयर जो आरबीआई ने, वो हेवी अमाउंट ऑफ डिविडेंड आरबीआई ने दिया था, और इस साल सिर्फ 30,000। तो ऑब्वियसली आरबीआई का ही देख ले तो डिविडेंड घट गया है बहुत ज़्यादा। तो फिर इस कारण से इट इज़ एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट का जो है डिविडेंड टारगेट फ्रॉम बोथ द फाइनेंशियल सेक्टर पीएसयूज एंड मेनली फ्रॉम द नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स स्टेट ओन्ड पीएसयूज से कम होगा, जिस कारण कि गवर्नमेंट अपना पीएसयू का से जो डिविडेंड टारगेट है फाइनेंशियल 23 में वो मिस कर सकता है। यही मेन रीज़न है। ठीक, तो डिसइन्वेस्टमेंट का अगर हम बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट नेक्स्ट हम लोग अभी तो हम लोग डिविडेंड का बात कर रहे थे, अब हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बोले तो फाइनेंशियल ईयर 23 में क्या टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का। गवर्नमेंट चाहता है कि गवर्नमेंट अपना शेयर्स बेच करके एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर 23 में टारगेट है 65,000 करोड़ रुपीज़ जनरेट करने का। तो 65,000 करोड़ रुपीज़ इज़ द टारगेट। ठीक है, और ये टारगेट कब सेटअप किया गया था, फरवरी मंथ में। फरवरी जब बजट आया था तो फरवरी मंथ का, उससे ये रशिया यूक्रेन वाले क्राइसिस से पहले के टाइम में 1 मंथ पहले हुआ था ये। तो लेकिन अब जो है सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये डिसइन्वेस्टमेंट शायद हो सकता है टारगेट अचीव। डिविडेंड का तो नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट को लग रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट का भी गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएगा। और फिर जैसे अभी हम लोग बहुत रिसेंटली बात कर रहे थे कि आईडीबीआई बैंक का, और आज बात की कॉनकर का, दैट इज़ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का को डिसइन्वेस्टमेंट करेगा। कॉनकर का डिसइन्वेस्टमेंट है, ऑफकोर्स उसको एक्सपेडाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड लीज पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए हैं, पर इससे जो पैसे आएंगे ना, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंप्लीट होंगे ये नेक्स्ट ईयर होगा, मतलब फाइनेंशियल 24 में होगा। तो इस ईयर का तो टारगेट फिर इन दोनों को बेच करके भी फिर अकाउंट नहीं कर पाएंगे, तो ऑफकोर्स टारगेट नहीं अचीव हो पाएगा। तो गवर्नमेंट जो अब रिसेंटली जो भी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर सोच रहा है बेचने का, जैसे कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक में बेच रहा है, तो दे माइट कम क्लोज टू दिस बट गवर्नमेंट टू द टारगेट, बट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि वी माइट नॉट बी एबल टू अचीव। और डाइपम अगर बात करें तो ऑलरेडी जो है 24,543 करोड़ जनरेट कर चुका है। हाँ, 65,000 करोड़ रुपीज़ में कैसे किया था वो आईपीओ सेल करने के थ्रू, और मेनली जिसमें कि आईपीओ जो है एलआईसी का बेचा गया था, जिसमें कि 20,516 करोड़ सेल किया था, इससे जनरेट किया गया था। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो क्या है कि टैक्स रिवेन्यू जो गवर्नमेंट जनरेट करता है, जो मेन आमदनी होता है गवर्नमेंट का, वो टैक्स से के थ्रू होता है, और यही टैक्स रिवेन्यू जो है डिटरमाइन करेगा कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। डेफिसिट कैसे होता है कि अगर हम इनकम कम अर्न कर रहे हैं और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा है हमारा, तो डेफिसिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बेसिकली अगर इनकम जो है टैक्स रिवेन्यू से जो जनरेट होता है, दो तरह से होता है, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू जैसे कि फ़ी वगैरह से अगर आ गया, इनकम का फाइन लगा के आ गया, और टैक्स रिवेन्यू हो गया जो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट टैक्स लेता है, हमारी इनकम टैक्स काटता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी ये सब लेता है, जो सामान हम खरीदते हैं उसके थ्रू, इससे गवर्नमेंट को आमदनी होता है। तो ये जो टैक्स रिवेन्यू है बेसिकली यही डिटरमाइन करता है हमारे फिजिकल डेफिसिट को। तो अभी तक हम लोग ने बात किया डिविडेंड का। हाँ, डिविडेंड इज़ ए सोर्स ऑफ इनकम, ये एक रिवेन्यू का की तरह रिवेन्यू रिसिप्ट है। और दूसरा हमने बात किया डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट भी है, ये इससे भी गवर्नमेंट को पैसे आते हैं, तो ये भी एक तरह का रिसिप्ट है, लेकिन ये एक तरह का कैपिटल रिसिप्ट है। तो हम लोग को जानना चाहिए कि रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है। तो ठीक है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में अगर हम लोग डिफरेंस जाने, तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट को अपना कुछ बेचना पड़ता है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, बेचते हैं, इससे गवर्नमेंट का क्या होता है, एसेट कम हो जाता है, या तो फिर एसेट कम होगा या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे गवर्नमेंट लोन ले लिया, बोरो कर लिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रहा है गवर्नमेंट, तो इससे क्या होगा, लाइबिलिटी गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा। तो इस कारण से भी ये दो इम्पॉर्टेंट तरीका है जिस तरह से जिसको कि कैपिटल अकाउंट में लिया जाता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। पहले कैपिटल रिसिप्ट देख लेते हैं कि गवर्नमेंट रिसिप्ट जो कि लाइबिलिटी क्रिएट करे, जैसे मैंने कहा कि बोरोइंग, अगर बोरो करता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जैसे कि आप दूसरे देश से पैसे लिया तो एक लाइबिलिटी क्रिएट होगा, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, इससे पैसे आते हैं, पर इसमें क्या होता है, लाइबिलिटी क्रिएट होता है। और दूसरा तरीका है अपने एसेट्स को घटा देना, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट कर देना, इससे भी गवर्नमेंट को पैसे आएगा। इसलिए ये रिसिप्ट है, पर ये कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट को रिसिप्ट आएगा, पैसे आएगा, लेकिन ये या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगा या तो एसेट रिड्यूस करेगा, इस कारण से ये कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक, जैसे को अगर हम एग्जाम्पल ले तो फिर
डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्या है, इससे भी पैसे आएंगे तो रिसिप्ट है, लेकिन क्या होगा, इससे एसेट कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का स्टेक कम हो जाएगा, इक्विटी गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा, तो इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। फिर अगर गवर्नमेंट मान लीजिए कोई लोन दिया किसी को और उसको रिकवर कर लिया, ठीक है, अगर रिकवर कर रहा है तो उससे भी एसेट कम हो जाता है। लोन अगर कोई बैंक जैसे देता है तो लोन इज ए एसेट फॉर ए बैंक। उसी तरह अगर गवर्नमेंट किसी को लोन देता है, किसी दूसरे देश को मान लीजिए लोन दिया, तो दैट इज एन एसेट फॉर द बैंक। पर अगर वो लोन का रिपेमेंट कर देगा, रिकवरी हो जाएगा लोन का, दूसरा देश अगर रिपेमेंट कर दिया तो पैसे तो आएंगे, पर इससे क्या होगा, एसेट रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। उसी तरह नेक्स्ट है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, कोई भी इस तरह का एसेट रिडक्शन या फिर लाइबिलिटी क्रिएशन नहीं होता है। ये डायरेक्ट, जैसे कि टैक्स है, टैक्स से पैसे आ रहे हैं, जीएसटी से आ रहे हैं, इनकम टैक्स से आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी टैक्स हो, इंटरेस्ट पेमेंट इंटरेस्ट के थ्रू आ रहे हैं, डिविडेंड जो गवर्नमेंट, हमने डिविडेंड का बात किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो प्रॉफिट होता है, जो डिविडेंड गवर्नमेंट को रिसीव होता है, ये सब रिवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि इससे ना तो कोई एसेट घटता है ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होता है, इसलिए इसको हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट में लेते हैं। तो रिवेन्यू रिसिप्ट को फर्दर हम लोग जो है टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में लेते हैं। टैक्स रिवेन्यू जो कि टैक्स के थ्रू आता है, और नॉन टैक्स जो है, जो टैक्स कैटेगरी में नहीं है, फी फाइन वगैरह है, स्टैम्प पेपर बनाते हैं उसमें हम लोग पैसे देते हैं, तो ऑल दीज आर रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन ये नॉन टैक्स रिवेन्यू है। और क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो फिर इट इज़ अ रिसिप्ट। और रिवेन्यू रिसिप्ट तब बोलेंगे जब कोई एसेट रिड्यूस नहीं हो रहा या फिर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। मैंने इसलिए समझाया क्योंकि वी शुड मेक आवर कंसेप्ट स्ट्रांग। कंसेप्ट स्ट्रांग रहने से हमें बाद में जो है कम मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर जो हमने अभी पढ़ा डिविडेंड के बारे में, पब्लिक सेक्टर डिविडेंड का जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा, और तो ये एक तरह का रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, तो इट विल क्लिक अस हाँ कि हाँ ये रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। सेकंड, हमने डिसइन्वेस्टमेंट का बात किए तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो ये सब समझने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। इफ यू नो द कंसेप्ट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द न्यूज लेटर ऑन। तो दिस वर द न्यूज दैट वी डिस्कस regarding the government shortfall of the PSU dividend targets. Then we'll learned about the total workforce number, that is casual workforce has decreased. Then we talked about the rupee, which fell to 83.02 from 82.40. The main reason we understood, the main factors that was responsible was RBI was not aggressively taking part, and also because of the rising fuel from the fuel demand for the fuel companies. Then we read about the Concor's disinvestment, that the RBI has the Ministry of Railway has taken steps to expedite the disinvestment of the Concor. And lastly we read about the limited risk in the sovereign rating, that is BBB right now by the Fitch rating agencies. So that was all for today, and if you really like the video, please share, like and subscribe the video, and comment if you didn't understand anything. I will try to resolve it as soon as possible. Thank you so much, and be connected with me. I'll come with a news tomorrow for 21st of October 2022. Thank you so much.